नादरीन, ईरान ने और अमेरिका ने एक दूसरे के ऊपर मिसाइल दाग दिए और ये ताजा कार्रवाइयां हुई हैं। इन कार्रवाइयों के नतीजे में आलमी मंडी में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें फिर बढ़ गई हैं और पाकिस्तान के अंदर आपको पता है बहाना ही चाहिए होता है कीमतें बढ़ाने के लिए। ये अभी फिर कीमतें बढ़ा देंगे। आलमी मंडी में 10 रुपए बढ़ती है तो ये यहाँ पे 100 रुपए बढ़ा देते हैं। ऐसी वारदात पाकिस्तान में हमेशा डालते हैं। अब हुआ यह है कि ईरान ने जो जवाबी कार्रवाई की वो उसको जवाब फराहम कर रहे हैं। यानी अब्बास इराक्ची ने जो बात की, देखिए ईरान का रवैया बहुत सख्त हुआ गुज़िश्ता 2-3 दिनों में। एक उन्होंने कहा कि हम ज़लज़ले जैसा जवाब देंगे, बहुत खौफनाक। ईरान के पास ऐसा क्या आ गया है या ऐसी कौन सी चीज उनके हाथ लग गई है कि अब वो बहुत खुलकर मैदान में आ गए हैं और वो दिलचस्पी नहीं दिखा रहे ज्यादा मुज़ाकरात के अंदर। जबकि अमेरिका मुझे बैकफुट पे दिखाई दे रहा है। यानी अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को जब ये बताया गया कि कुवैत के ऊपर, बहरीन के ऊपर, इराक के ऊपर अमेरिकी बेसिस के ऊपर ईरान ने अटैक किया, मिसाइल और ड्रोन मारे हैं, तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा जी हमने भी उनको बहुत मारा, इस किस्म का जवाब दिया। और डोनाल्ड ट्रंप ने कहा जी कि मैं इसको कोई इतना बड़ा वो नहीं समझता मामला। देखिए, जब अमेरिका ने लड़ाई करनी हो ना तो अमेरिका एक पटाखे को भी बहुत बड़ा मसला बना सकता है, लेकिन जब उन्होंने लड़ाई नहीं करनी तो फिर उन्हें बहुत मिसाइल और जो ड्रोन्स हैं वो भी उनको छोटी चीज लगते हैं, वो बड़ी बड़ी सूरत हाल को पी जाते हैं। तो इस वक्त अमेरिकन बैकफुट में है, वो एक मुआहदा करना चाहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप रोजाना की बुनियाद पे ये बात भी करते हैं, लेकिन हो सकता है कि अमेरिका बगैर किसी मुआहदे के चीजों को लटका के आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकल जाए, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को जो फेस सेविंग चाहिए वो वाली फेस सेविंग तो ईरान फिलहाल नहीं दे रहा। लेकिन ईरान ने जो अटैक किया, कुवैत में एक शख्स के जाँ बहक होने की इतला है, जबकि 63 लोग जख्मी हुए हैं। कुवैत ने यह बताया, उनकी जो फोर्सेज है, कि 13 बैलिस्टिक मिसाइल और 17 ड्रोन हम पर मारे गए। इनमें से अक्सर को हवा में तबाह कर दिया। बहरीन में भी इसी तरह की चीजें रिपोर्ट हुई और इराक में भी ऐसी ही चीजें रिपोर्ट हुई हैं। ईरानी फोर्सेज के मुताबिक ये जो नुकसान हुआ है ये अमेरिकन पैट्रियट जो मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम है उसके अंदर कोई खराबी आई है जिसकी वजह से ये नुकसान हुआ है। अच्छा, इसमें कुछ वीडियो भी जारी की गई थी, दावा किया गया गुज़िश्ता रात कि अमेरिकी इंटरसेप्टर जो है, जो ईरानी मिसाइलों को निशाना बनाने के लिए उड़ रहे थे, उनमें से कोई फट गया है या उसमें कोई नुकसान हुआ उसकी वजह से। अब ईरान दावा कर रहा है कि ये वो वजह है कि यहाँ सिविलियन का नुकसान हुआ, हमने नहीं किया। जबकि कुवैत ने फौरी तौर पे ईरानी सफीर को ईरान से अपने मुल्क से निकलने के लिए कहा है और कुवैत उसके ऊपर सख्त रद्द-ए-अमल दे रहा है। सऊदी अरब ने इसकी मजम्मत की है और कई जगहों से इसकी मजम्मत आई है। बहरहाल जो इराकची है वो ये कह रहे हैं जी हमने तो हमला अपने दिफा में किया और इन मुकामात पर हमले कर रहे हैं जहां से अमेरिका को जंग बंदी की खिलाफ वर्जियों और शिपिंग पर हमलों की इजाजत मिली हुई। यानी ईरान कहता है ये हमारे जवाबी हमले, जिस जगह से हमारे ऊपर हमले होते हैं हम वापस वहीं पे अटैक करते हैं। अब ये इस हमले के बाद जो है वो सूरत-ए-हाल दोबारा से कशीदा हो गई है और आलमी मंडी में तेल की कीमतें बढ़ रही हैं। ईरान ने एक और धमकी लगाई है और ये बड़ी खतरनाक बात है। देखिए, मैं आपको बता रहा हूं, ईरान बहुत खुलकर आ गया गुज़िश्ता चंद दिनों में। अभी ईरान ने कहा कि अगर बैरूत के ऊपर इसराइल हमला करता है या बैरूत को इसराइल ने निशाना बनाया तो हम बराह रास्त इसराइल के ऊपर अटैक कर देंगे। ये ईरान ने कहा। इससे पहले ईरान ये कहता रहा है कि अगर हमारे ऊपर हमला किया गया तो हम जवाब देंगे, अगर हमारी इंस्टॉलेशंस को नुकसान पहुंचाया गया या हमारी कीमती जगहों को तबाह किया गया, एनर्जी के जो हमारे प्लांट्स हैं उनको निशाना बनाया गया, तो हम जवाबी कार्रवाई करेंगे। लेकिन अब वो ये कह रहा है कि अगर बैरूत पे भी हमला होता है लबनान में तो ईरान अपने मिसाइलों और ड्रोन्स के साथ इसराइल पे हमला कर देगा। ये ईरान का एक ताजा स्टेटमेंट है जिसने खलबली मचा दी। अब देखते हैं कि इसराइल अपने हमले रोकता है, क्योंकि अमेरिका ने इसराइल और लबनान के बीच में एक जंगबंदी करवाई है और इसमें डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि हिजबुल्लाह भी इस बात पे मान गए हैं कि वो अब इसराइल के ऊपर फायरिंग, शेलिंग या बमबारी नहीं करेंगे और इसराइल भी उनके ऊपर किसी किस्म का हमला नहीं करेगा। लेकिन जो नेतन्याहू का स्टेटमेंट होता है वो बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। बल्कि इसराइल ने तो ये भी स्टेटमेंट दिया है कि हम डोनाल्ड ट्रंप का सिर्फ इंतजार कर रहे हैं, हम ईरान पर हमले के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। तो अमेरिका चाहता है सुलह, ईरान जो है वो थोड़ा सा अग्रेसिव मोड में है और इसराइल को सुलह सूट नहीं करती। अरब ममालिक अजीब एक मखमसे में फंस गए हैं, ना उनका कारोबार चल रहा है, ना उनकी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो है वो खुल रही है, ना वो अपना कारोबार कर पा रहे हैं, ना वो सुख का सांस ले पा रहे हैं। उन्हें समझ नहीं आ रही कि वो कहां फंस गए अमेरिका और ईरान के बीच में, और उस जंग का कोई नतीजा भी नहीं निकल रहा। नाजरीन, नून लीग और पीपल्स पार्टी खाली मैदान में बढ़ के मार रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं। बिलावल इसमें ज्यादा नंबर ले गया और बिलावल ने एक कोशिश ये की है कि किसी तरह गिलगित बल्तिस्तान में ये साबित करें कि वफाकी हुकूमत जो कुछ भी कर रही है उसमें बिलावल का कोई किरदार नहीं है। तो थोड़ा सा मैं रिकॉर्ड की दुरुस्ती के लिए बता दूं कि दोनों आईनी तरामीम जो हुई हैं वफाक में, वो दोनों पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने साथ मिलकर की हैं। बल्कि बिलावल ने कहा था कि ब्रूट मेजॉरिटी के जरिए से हम ये करेंगे और फिर उन्होंने करके दिखाई। इसके अलावा जितने भी कवानीन पास होते हैं या बिल आते हैं वो सारे आसिफ अली जरदारी साहब उसको नोटिफाई करते हैं। उसके अलावा जितने बजट पास हुए हैं वफाक में वो सारे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मदद से हुए हैं। ये हुकूमत जो इस वक्त वफाक में मौजूद है इसको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वोट मुयस्सर है। अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वोट ना डालती तो शहबाज शरीफ कभी भी हुकूमत ना बना पाते। तो पीपल्स पार्टी और PMLN जो कुछ भी वफाक में हो रहा है उसके लिए बराबर के जिम्मेदार है।
पाकिस्तान में होने वाली जबरी गुमशुदगियों के लिए दोनों जिम्मेदार हैं एस्टेब्लिशमेंट के साथ। पाकिस्तान में जो कुछ भी मईशत के साथ हुआ, जो कुछ भी मुआशरत के साथ हुआ और पाकिस्तान में जो कुछ भी पाकिस्तान के साथ हुआ, उसके लिए जिम्मेदार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN इक्वली है और इन दोनों से जिम्मेदार हैं इनको लाने वाले यानी पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट। अब खाली मैदान में ये भड़के मार रहे हैं। बिलावल ने कुछ बड़े मजेदार किस्म के स्टेटमेंट दिए हैं, वो स्टेटमेंट मैं आपके सामने रखता हूं, आप बड़ा एंजॉय करेंगे। यानी बिलावल ये बातें कैसे कर सकते हैं। बिलावल ने एक तो ये दावा कर दिया कि आसिफ अली जरदारी ने अमेरिकी बेसिस बंद करवा दी थी, यानी ये आसिफ अली जरदारी का कारनामा है। हालांकि हकायक क्या है वो जरा मैं आपके सामने रखता हूं। एक तो ब्लैक वाटर्स आसिफ अली जरदारी के दौर में बदतरीन काम पाकिस्तान में कर रहे थे। रेमंड डेविस वाला इंसिडेंट आपको याद है, कैसे उसको बचाकर पाकिस्तान से निकाला गया था। आसिफ अली जरदारी थे उस वक्त पाकिस्तान में, उनकी हुकूमत थी। यूसुफ रजा गिलानी और आसिफ अली जरदारी दोनों हुकूमत कर रहे थे। फिर ड्रोन हमले जो पाकिस्तान के अंदर हुए, सबसे बड़ी मिकदार में और सबसे ज्यादा तादाद में ड्रोन हमले पाकिस्तान में आसिफ अली जरदारी साहब के और नवाज शरीफ के दौर में हुए हैं। सबसे ज्यादा जरदारी साहब, उसके बाद फिर नवाज शरीफ साहब आते हैं। विकीलीक्स आपको याद होंगे, उसमें बहुत बड़े बड़े इंकशाफात हुए। विकीलीक्स के एक इंकशाफ के मुताबिक अगस्त 2008 में पीपल्स पार्टी रहनुमाओं ने अपने दौरे हुकूमत में अमरीकी हुकाम के साथ मुलाकातें की और उन मुलाकातों में पाकिस्तानी सरजमीन पर अमरीकी ड्रोन हमलों की हमायत की थी। विकीलीक्स की जानिब से लीक शुदा अमरीकी सफारतखाने की दस्तावेजात के मुताबिक, ये अमरीकी सफारतकार जो हैं वो फिर अमेरिका को लिखते ना ईमेल्स, वो वहां से लीक हो गई थी और विकीलीक्स के अंदर ये सारी चीजें सामने आ गई थी। तो अमरीकी सरकारी दस्तावेजात के मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने ड्रोन हमलों की हमायत की थी, लेकिन पीपल्स पार्टी के वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी ने अमरीकी सफीर से मुलाकात में कहा था कि हम पब्लिकली या कौमी असेंबली में एहतजाज करेंगे, हम अवामी तौर पे ड्रोन हमले के खिलाफ मौकिफ बनाएंगे, लेकिन आप इसे इग्नोर कर दीजिएगा, आप ड्रोन हमले जारी रखिएगा। यानी एहतजाज से सिर्फ हम अवाम को मुतमईन करेंगे ताकि हमारा वोट बैंक खराब ना हो, आप ड्रोन हमले करते रहे, हमें उस पर कोई एतराज नहीं है, बल्कि हम उसे अप्रिशिएट करते हैं। ये जनाब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने किया था और अमेरिकन दस्तावेजात के अंदर इसका इंकशाफ हुआ था विकीलीक्स के अंदर। तो बिलावल कैसे कह सकते हैं कि जरदारी साहब एब्सोल्युटली नॉट वाले हैं। उन्होंने इमरान खान साहब का मजाक उड़ाया, कैदी नंबर 804 को 420 कहा उन्होंने कहा जी कि एब्सोल्युटली नॉट वो कह ही नहीं सकता था अगर जरदारी ना होता तो उसामा बिन लादेन को जब पाकिस्तान में कत्ल किया गया, अमरीकी मरीन्स आए अफगानिस्तान से फ्लाई करके और पाकिस्तान के दूर दराज इलाके में एबटाबाद वो पहुंचे और एबटाबाद में जहां पे फौज की ट्रेनिंग होती है वहां पे उन्होंने अटैक कर दिया उसामा बिन लादेन के कंपाउंड पे और उसामा बिन लादेन को मार के उसकी लाश उठाकर ले गए। तो यूसुफ रजा गिलानी ने अमेरिका को फौरी तौर पे मुबारकबाद दी थी और ये खबर अमेरिकन मीडिया के ऊपर और हर तरफ छप भी गई थी। अब जज्बात में आकर इन्होंने पीपल्स पार्टी ने मुबारकबाद तो दे दी, लेकिन बाद में पता चला कि अवाम तो सख्त नाराज है और पाकिस्तान की फौज इसे अपनी बेइज्जती समझ रही है, लिहाजा फिर इन्होंने मुजम्मती बयानात हल्के हल्के देना शुरू किए। लेकिन उसामा बिन लादेन के मरने पे भी जरदारी हुकूमत ने यही कहा था कि जनाब जबरदस्त हो गया। इसके अलावा जरदारी हुकूमत को वो कहते हैं जी 2013 में खत्म किया गया था, बिलावल ये कहते हैं, लेकिन 2008 में आसिफ अली जरदारी की हुकूमत बनी थी। फिर इन्होंने 18वीं तरमीम भी मिलकर PMLN के साथ और सारी सियासी जमातों के साथ मिलकर इन्होंने 18वीं तरमीम पास करवाई थी और वो कंसेंसस था हर पॉलिटिकल पार्टी का उसके ऊपर। आजकल उसके ऊपर शब खून मारने की एस्टेब्लिशमेंट तैयारियां कर रही है, लेकिन 18वीं तरमीम पाकिस्तान के सियासतदानों का एक कारनामा है और शानदार कारनामा है और जो लोग उसके अंदर शामिल थे, आसिफ अली जरदारी, नवाज शरीफ और बाकी लोग, ये सारे खराजे तहसीन के मुस्तहिक है। इमरान खान साहब तो उस पार्लियामेंट में थे ही नहीं, उन्होंने उस इलेक्शन का बाइकआउट किया जो उन्हें बाद में लगा कि उनका गलत फैसला था। बहरहाल 2013 में आसिफ अली जरदारी साहब की हुकूमत को खत्म किया गया। बिलावल ने दावा किया नहीं, ये कैसे हो सकता है, जरदारी साहब की हुकूमत आती है 2008 में, 2013 में हुकूमत खत्म हो जाती है और एक नया इलेक्शन होता है 5 साल पूरा करने के बाद, उस इलेक्शन में पीपल्स पार्टी को शिकस्त हो जाती है। लेकिन बिलावल बज़िद है कि नहीं हमारी हुकूमत खत्म की गई थी, तो लोगों को वहां पे वो कहानियां सुना रहे और जिस पॉलिटिकल पार्टी के पास वोट बैंक था या जिनके पास नजरिया था या जिनके पास कोई नैरेटिव था जो लेकर जा सकते थे पब्लिक के अंदर, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ थी, उसको अमली तौर पे गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन से बाहर कर दिया गया। मैंने आपको पहले भी एक दर्जन मरतबा कहा कि गिलगित बल्तिस्तान में कठपुतली हुकूमत के अलावा पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट कोई और हुकूमत बर्दाश्त नहीं करेगी। लेवल प्लेइंग फील्ड अगर देते पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तो वो सफाया कर देती बाकी पॉलिटिकल पार्टीज का, ये हकीकत एस्टेब्लिशमेंट जानती है, इसीलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रास्ता रोका गया। एक बात आप मेरी अपने ज़हन में रखें, लोग आपको कहेंगे एस्टेब्लिशमेंट बहुत गुस्से में है, ये 9 मई की वजह से नहीं जाने दे रहे, ये जनाब PTI वाले माफी नहीं मांग रहे इसलिए हो रहा है, या जनाब ये फलानी वजह है, कोई वजह नहीं।
اگر آج پاکستان تحریک انصاف کی مقبولیت ختم ہو جائے یا اسٹیبلشمنٹ کو اس بات کا یقین ہو جائے کہ پاکستان تحریک انصاف ووٹ لینے کی اہلیت نہیں رکھتی، تو تحریک انصاف کے اوپر سے ساری پابندیاں ختم ہو جائیں گی۔ یہ اتنی بدنامی صرف اس لیے لیتے ہیں کہ ان کو اس بات کا پتہ ہے کہ ان کو میدان میں چھوڑیں گے یہ جیت جائے گا۔ اتنی بدنامی لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر پی ٹی آئی الیکشن ہار رہی ہو تو اس کو الیکشن لڑنے دیں گے، کیوں نہیں لڑنے دیں گے؟ وہ الیکشن صرف اس لیے نہیں لڑنے دے رہے کہ ان کو آئیڈیا ہے کہ یہ الیکشن جیتنے کی پوزیشن میں، اب ان کو نکالنے کے بعد آپ اپنے بندے کھڑے کریں، جو مرضی کریں۔ دیکھیں حکومت اتنی ڈری ہوئی ہے کہ انہوں نے اپنا بجٹ آگے کر دیا۔ یہ جو بجٹ پیش کیا جانا تھا یہ اس الیکشن سے پہلے پیش ہونا تھا، جو گلگت بلتستان کا الیکشن ہے اصولی طور پہ، لیکن اس کو گلگت بلتستان کے الیکشن کے بعد تک کے لیے مؤخر کر دیا گیا۔ وجہ یہ ہے کہ بجٹ کے اندر جو عوام کی درگت بننے جا رہی ہے، جو یہ عوام کے ساتھ دھوکہ کرنے جا رہے ہیں پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این مل کر، اگر یہ بجٹ پاس ہونے کے بعد آتے اور آ کر گلگت بلتستان کا الیکشن لڑتے تو ان کی عوام نے وہاں پہ درگت بنا دینی تھی، کیونکہ انہوں نے عوام کی درگت بنائی ہوئی تھی۔ تو عوام کی گت بنانے جا رہے ہیں یہ لوگ، جو انہوں نے آج تک عوام کے ساتھ کیا، ان کا خون نہ چھوڑنے جا رہے ہیں بجٹ میں۔ تو اس بجٹ کے بعد یہ عوام کو شکل دکھانے کے قابل نہ رہتے، لہٰذا انہوں نے پہلے گلگت بلتستان کا الیکشن لڑنا ہے، وہاں پہ ووٹنگ کروانی ہے، اور اس کے 2 یا 3 دن کے بعد آ کر ان سب نے بیٹھ کر ٹائی پینٹ کوٹ پہن کے ووٹ ڈالنا ہے، اور عوام کے حق پہ ڈاکہ ڈالتے ہوئے ایک اور ظالمانہ بجٹ آئی ایم ایف کے کہنے کے اوپر انہوں نے منظور کروا دینا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف میں صرف بیرسٹر گھور کو اجازت ملی ہے یہ الیکشن لڑنے کی، اور اس کے پیچھے ریزن میں آپ کو بتا دیتا ہوں، تاکہ یہ الیکشن بعد میں لیجیٹمائز کر دیا جائے، یعنی اس الیکشن کو جواز دے دیا جائے۔ بیرسٹر گھور آپ جانتے ہیں، ان سے عاصم منیر صاحب بھی خوش ہیں، ان سے عمران خان صاحب بھی خوش ہیں، ان سے سارے خوش رہتے ہیں، وہ کسی کو ناراض کرتے ہی نہیں، اچھے آدمی ہیں بہت۔ تو بیرسٹر گھور جو ہے وہ اس الیکشن کو قانونی جواز فراہم کر دیں گے، یہ بھی گئے ہیں وہاں پہ کمپین کرنے کے لیے، اور وہ پبلکلی اتنے پاپولر آدمی تو ہے نہیں، لیکن جیسے بھی مار دھاڑ بیچارے کر رہے ہیں، اور جتنی ان کو اجازت ملتی ہے اتنی بھاگ دوڑ وہ کر بھی لیتے ہیں، اور وہاں پہ جس قسم کا ماحول ہے اس میں الیکشن جیتنے کے تو امکانات بننے نہیں دے رہی حکومت اور اسٹیبلشمنٹ۔ اور اگر کہیں عوام وہاں پہ ڈٹ گئی اور کھڑی ہو گئی تو پھر الیکشن والے دن کے بعد بیرسٹر گھور جیسے لوگ کام آئیں گے کہ ٹھیک ہے جی یہ الیکشن ہو گیا اور یہ معاملات کو ٹھنڈا کر دیں گے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں نا جو اسٹیبلشمنٹ کے بھی قریب ہوتے ہیں اور عوام کے بھی قریب اپنے آپ کو رکھتے ہیں، تو جیسے ہی عوام کا غصہ بڑھتا ہے تو وہ عوام کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں اور پھر آہستہ آہستہ سچویشن کو ڈیفیوز کر دیتے ہیں۔ یہ کردار آپ دیکھیں گے آج سے تھوڑے دن کے بعد جب گلگت بلتستان میں الیکشن چوری کر لیا جائے گا، اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ بڑے طریقے سے ان ساری چیزوں کو نارملائز کیا جائے گا، بالکل ویسے ہی جیسے عمران خان کی قید تنہائی کو نارملائز کیا گیا، بالکل ویسے ہی جیسے عمران خان صاحب کی ایک آنکھ ضائع ہونے کے معاملے کو نارملائز کیا گیا، بالکل ویسے ہی جیسے قتل عام کو نارملائز کیا گیا، بالکل ویسے ہی جیسے پاکستان میں غیر آئینی غیر قانونی تمام کاموں کو نارملائز کیا گیا، آئینی عدالت، آئینی ترمیم کے نتیجے میں بننے والا سارا سسٹم، ہر چیز کو نارملائز کیا گیا نا، ورنہ یہ تو حکومت ہی جعلی ہے، اس حکومت کو ابھی تک نارملائز نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن بڑے رفتہ رفتہ یہ ساری چیزیں کی گئی ہیں۔ تو اسی طرح گلگت بلتستان کے اندر ایک الیکشن ہوگا اور بعد میں اس کو نارملائز کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اب ڈیپینڈ کرتا ہے گلگت بلتستان کے عوام پر کہ وہ کتنا ڈٹ کر کھڑے ہوتے ہیں اور کس طریقے سے وہ اپنا حق چھیننے کی کوشش کرتے ہیں، وہاں کے نوجوانوں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اگر وہ کھڑے ہو جائیں گے تو وہ بچ جائیں گے، ورنہ ان کی حالت بھی پنجاب والوں جیسی ہوگی، پاکستان والوں جیسی ہوگی، جو باقی لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے ان کے ساتھ بھی وہی ہو جائے گا۔ سہیل آفریدی صاحب کی حکومت گرانے کے حوالے سے کچھ انکشافات مزید سامنے آئے۔ رضوان غلیظ صاحب ہیں، انہوں نے بھی اس کے اوپر ایک پورا ایک پروگرام کیا ہے، اور ان کے ساتھ جو ہے وہ ایک اور صحافی بھی موجود تھے ہمارے دوست، تو ان دونوں نے جو بات چیت کی ہے ذرائع سے کم و بیش یہی چیزیں مجھے بھی پتا چلی ہے۔ وہ بات ٹھیک ہے کہ علی امین گنڈا پور صاحب یہ چاہتے ہیں کہ وہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا دوبارہ بن جائیں۔ سب سے پہلے یہ خبر بریک کی تھی شہزاد اکبر صاحب نے، انہیں کسی سورس نے بتا دیا تھا کہ چک شہزاد میں رانا ثناء اللہ کی، علی امین گنڈا پور کی، شیر افضل مروت کی اور چند لوگوں کی میٹنگ ہوئی ہے اور کوئی کاروائی ڈلنے والی ہے۔ پھر شیر افضل مروت صاحب آئینی عدالت میں چلے جاتے ہیں کہ عمران خان ایک نااہل شخص ہے اور سزا یافتہ ہے، لہذا اس کے کہنے کے اوپر وزیر اعلیٰ تبدیل نہیں ہو سکتا، یہ قانونی جواز دیا جاتا ہے۔ علی امین گنڈا پور صاحب اپنی پاور شو کرنا شروع کر دیتے ہیں، پھر میڈیا میں خبریں چلنا شروع ہو جاتی ہیں کہ جناب 30 بندے ٹوٹ گئے تو 25 بندے ٹوٹ گئے، جو حقیقی گراؤنڈ پہ صورتحال ہے وہ ہے تو یعنی لوگ ناراض ہیں، سہیل آفریدی سے لوگ ناراض ہیں، لیکن کیا وہ عمران خان کے فیصلے کے خلاف جا سکتے ہیں؟ تو میرا نہیں خیال کہ جا سکتے ہیں۔ یہاں پہ کوئی قانونی جواز بنانا پڑے گا ان لوگوں کو اگر استعمال کرنا ہے تو۔ لوگ ناراض ضرور ہیں اور اتنی بڑی تعداد میں نہیں ہے جتنا بتایا جاتا ہے کہ 30 ناراض ہو گئے یا 40 ناراض ہو گئے، نہیں، حکومت کہتی ہے کہ 72-75 لوگ ان سے آ کر ملے، جبکہ 92 ٹوٹل تعداد ہے، اور اس میں وہ بتاتے ہیں کہ کچھ حج کرنے گئے ہوئے ہیں، کچھ پاکستان سے باہر گئے ہوئے ہیں، کچھ شادیوں وغیرہ میں مصروف ہیں، تو لوگ الگ الگ جگہوں پہ، گلگت بلتستان میں بھی 2-4 لوگ گئے ہوئے ہیں، تو وہ یہ کہتے ہیں جناب ہمارے نمبر پورے ہیں۔ ہاں ناراض لوگ جو ہیں، جو حکومت خود کلیم کرتی ہے، وہ کہتی ہے 3-4 لوگ ایسے ہیں جو ناراض ہیں، لیکن میں نے وہاں پہ جو مقامی صحافیوں سے میں نے جب
پوچھا تو انہوں نے کہا جی کہ 10 کے قریب ایسے لوگ ہیں جو حقیقتاً سہیل آفریدی سے ناراض ہیں اور ان کی ناراضگی کی معقول وجوہات بھی ہیں اور وہ یہ وجوہات عمران خان کے سامنے بھی فیوچر میں رکھ سکتے ہیں، لیکن اس سے زیادہ بڑی تعداد نہیں ہے۔ اب یہ جو دعویٰ کیا رضوان غلزئی صاحب نے، انہوں نے کہا جی کہ ایکچولی یہ جو خبریں چلائی جا رہی ہیں نا کہ 30 بندے ہیں تو 25 بندے ہیں تو 27 بندے ہیں، یہ خبریں صرف اس لیے چلائی جا رہی ہیں تاکہ اسٹیبلشمنٹ تھوڑا سا تیز ہو جائے اور آئینی عدالت سے سہیل آفریدی کے خلاف فیصلہ کروا لے۔ اگر وہ فیصلہ ان کے خلاف آ جاتا ہے تو پھر دوبارہ چوائس علی امین گنڈا پورسا سمجھتے ہیں کہ وہ ہوں گے، لیکن عمران خان صاحب سے ملاقات کے بغیر پھر خیبر پختونخوا کی حکومت کیسے بنے گی؟ یہ سہیل آفریدی صاحب کو اگر ایسے نکال دیا گیا تو وہ پبلک میں مقبول بھی ہو جائیں گے۔ سہیل آفریدی صاحب سے غلطی یہ ہوئی کہ انہوں نے اپنا موقع کافی حد تک ضائع کیا۔ وہ نوجوانوں کو اکٹھا کر سکتے تھے، یہ سازشیں ان کو اس لیے ان کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے کہ جس کام کے لیے انہیں عمران خان صاحب لائے تھے وہ کام شروع نہیں کر پائے۔ حالانکہ ان کی نیت پہ شک نہیں کیا جا سکتا، وہ کوشش کر رہے ہیں، لیکن جو اصل بات ہے جو مراد سعید نے بھی کہی، جو اور بہت سارے لوگوں نے کہی کہ نوجوانوں کو اکٹھا کر کے ایک بڑی تحریک چلائی جائے اور نوجوانوں کو ایک پلیٹ فارم کے اوپر لایا جائے جہاں سے عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے پورا زور لگایا جائے۔